स्टडी ग्रुप 9-6 में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम लोग अपने रिवीजन सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। उसी रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीडीपी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 फरवरी 2016 का वीडियो। इससे पहले भी 7 वीडियोज़ आपकी जारी की जा चुकी हैं, ठीक है ना? 7 वीडियोज़ आपकी जारी की जा चुकी हैं, जिनको भी आप जाके देख सकते हैं। और इसी के साथ हम प्लेलिस्ट जोड़ देंगे इसी वीडियो के साथ। उस प्लेलिस्ट से आप अपने सारे के सारे वीडियोज़ को कैलकुलेट करके देख सकते हैं अपने समय अनुसार। चलिए शुरू करते हैं देर नहीं करते हुए, सीधे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थी के सक्षम बनने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित बिल्कुल नहीं। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत। व्याख्यान के रूप में और उन बच्चों को पुरस्कार, ये भी गलत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बच्चे को क्या करना है? स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी है और उनके साथ चर्चा करना है। चर्चा इज द पॉजिटिव वर्ड। बच्चे के साथ हमको चर्चा करना है और बच्चों को उस चर्चा में सम्मिलित भी करना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है, प्राथमिक विद्यालय में कक्ष के संदर्भ में प्रक्रियाबद्धता का अर्थ क्या है? प्रक्रियाबद्धता शिक्षा का अनुकरण और नकल, जांच पड़ताल करना, नकल करना, शिक्षा का अनुकरण करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षक द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को नकल करना, ये भी नहीं। याद करना, स्मरण करना, ये भी नहीं। ये सब रटंत में आ जाएंगे, ठीक है ना? हमको क्या करना है? प्रक्रियाबद्धता का अर्थ क्या होता है? वो होता है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, ठीक है ना? ये होता है प्रक्रियाबद्धता का उचित अर्थ। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो वे सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। ये हमारा क्या दर्शाता है? कहते हैं दूसरों के सामने अच्छा व्यवहार करने में दबाव में आकर, ठीक है, अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए या शिक्षक के, देखिए शिक्षक के डांट पुरस्कार के लिए या दबाव में आकर नहीं। बच्चे सबसे अधिक सृजनशील कब होंगे? जब वो अपनी रुचि से आकर किसी भी प्रक्रिया में या गतिविधि में भाग लेंगे। ऑप्शन प्रश्न संख्या 4 बताता है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषाएं होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में लिया जाना चाहिए? किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन ये कह रहा है समस्या। समस्या तो बिल्कुल नहीं, समस्या के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बाधा के रूप में भी नहीं और परेशानी के रूप में भी नहीं। शिक्षक को किस तरीके से देखना चाहिए? संसाधन के रूप में। देखिए कोई बच्चा अगर पंजाब का है और उसे हिंदी नहीं आती है, पंजाब के बच्चे को अगर हिंदी नहीं आती है तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए वो समस्या उत्पन्न करेगा। हम उसको इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं बहुभाषी होने पर। अगर इंग्लिश में भी समस्या आ रही है तो हम उसे हिंदी अगर उसे नहीं आती है तो हम उसे पंजाबी के रूप में पढ़ा सकते हैं। इसलिए बहुभाषी कक्षाएं जो है वो क्या करेंगी? बच्चे के नैतिक रूप से विकास में साझेदार बनेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या दर्शाएंगे? शिक्षक और शिक्षार्थी की असफलता के सूचक हैं? शिक्षक और शिक्षार्थी के असफलता के सूचक हैं या इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए? असफलता नहीं, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, ये भी नहीं। हो बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने का उचित अवसर, ये भी बिल्कुल गलत होगा। ये क्या है? ये बच्चों के चिंतन को समझने के अवसर के रूप में एक शिक्षक को देखना चाहिए, ठीक है ना, उनकी गलतियाँ और त्रुटियों को। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पावलोव नहीं। ये किसका कथन है? ये है पियाजे महोदय का। किसका कथन है? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे क्या है? बच्चे एक सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं और छोटे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने अपने ही सोच से अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा का शास्त्र का अर्थ है यहाँ केंद्रित है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, क्या अर्थ है? बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण के लिए कहना, बिल्कुल नहीं। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी का महत्व, देखिए अभिव्यक्ति और सक्रिय भागीदारी, ये दोनों ही पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, बिल्कुल नहीं। बच्चों को नैतिक शिक्षा, ये भी नहीं। क्या करना है? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होगा? बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को हमको सुनिश्चित करना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 के। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कोई सहायता न देकर उसे अपने आप निर्वाह करना सीखें।
बिल्कुल गलत। बच्चों को हमको पाठ या ढांचे के रूप में उनके ऊपर कार्य करना है, उस पर एक भाषण देकर कार्य के छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर, भाषण नहीं, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर नहीं, हमें क्या करना है, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना है और उनके निर्देश लिख देना है। अब ये जो निर्देश होंगे, ये निर्देश ही हमारे क्या, एक तरीके से पाठ या ढांचा का काम करेंगे। किसका? पाठ या ढांचा का। ठीक है। और ये स्कैफोल्डिंग है, इसको किसने कहा था? वाइगॉत्स्की महोदय ने कहा था, जेडपीडी के अंतर्गत। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है, एक प्रभावी आकलन की युक्ति है। बिल्कुल नहीं, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान का को ज्यों का त्यों उत्पादित नहीं करते। ये अभी तक का सही लग रहा है। अच्छा है, क्योंकि जो हमारे मन में है उसे हम रिकॉर्ड करने लगते हैं, ये भी नहीं। और अच्छा है क्योंकि ये शिक्षक को आकलन करने के लिए सही नहीं। ये क्या है? ये एक समस्यात्मक प्रवृत्ति है। ठीक है ना? ये एक समस्यात्मक प्रवृत्ति है, क्योंकि लोग अपने अनुभवों की व्याख्या करेंगे। जो आपके अनुभव होंगे, जिस प्रकार के आपके अनुभव होंगे, आप उसकी व्याख्या करेंगे। अगर आप ज्यों का त्यों उत्पादित करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो रटने की प्रवृत्ति को दिखाएगा। ये किसको दिखाएगा? रटने की प्रवृत्ति। और रटने की प्रवृत्ति जो है, हमें नहीं करनी है किसी भी शिक्षार्थी के अंदर। ठीक है ना? या किसी भी व्यक्ति के अंदर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब सीखने का वक्र कैसा होगा? देखिए, जब समूह में चर्चा होगी, किसी भी समूह में अगर चर्चा होगी तो क्या होगा? वक्र हमेशा बेहतर होगा, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है ना? तो बेहतर होता है, इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, विकास की गति एक दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह डैश के नमूने का अनुगमन करती है। कैसी अनुगमन? कैसी? देखिए, विकास जो होता है वो कैसा होता है? मस्तकोन्मुखी होता है। कैसा? मस्तकोन्मुखी, यानी सिर से पैर की ओर। किससे? सिर से पैर की ओर। पैर की ओर। ठीक है ना? इसीलिए ये कैसा होगा? विकास हमेशा क्रमबद्ध होगा। विकास कैसा होगा? हमेशा क्रमबद्ध और व्यवस्थित होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 हमारा कह रहा है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एक आयामी है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पृथक होता है, बिल्कुल नहीं। जन्म, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, नहीं। विकास जन्म से पूर्व ही, यानी बच्चा जब से गर्भ, माँ के गर्भ में होता है तब से ही विकास का प्रारंभ हो जाता है। यानी बच्चा जो है, उसका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, यानी उसका सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। किसमें? विकास के दौरान। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 हमारा कह रहा है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है जन्मजात विशेषताओं के कारण। कुछ हद तक ये सही है। वंशानुगत और बातक, यही बिल्कुल सही। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। और भी पढ़ लें। ऑप्शन सी कह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जीनों से व्युत्पन्न समुच्चय से प्राप्त होने के कारण वातावरण के, लेकिन ना केवल अकेले केवल जीन भी कुछ नहीं कर पाएगा, अकेले केवल वातावरण भी नहीं कर पाएगा। हम क्या, ये जो बच्चों की एक दूसरे या व्यक्तियों की एक दूसरे से भिन्नता होती है, किसके द्वारा होती है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के बीच की पारस्परिक, अन्योन्य का मतलब क्या हुआ? पारस्परिक क्रिया से। ठीक है। पारस्परिक क्रिया से। और ये भी किसके द्वारा बताया गया है? वाइगॉत्स्की महोदय के द्वारा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार कैसी भूमिका निभाता है? परिवार जो होता है वो मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। और विद्यालय और पास पड़ोस जो होते हैं, विद्यालय, विद्यालय और पास पड़ोस, पास पड़ोस, पास पड़ोस, ये कैसे निभाते हैं? गौड़ भूमिका। ठीक है ना? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? औपचारिक, संक्रियात्मक, बच्चा, अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना। देखिए औपचारिक ये औपचारिक, देखिए जीन पियाजे जी के द्वारा, जीन पियाजे ने, जीन पियाजे ने अपने कथन में बताए थे, क्या बताए थे? चार, उन्होंने चार स्तर दिखाए थे। जीन पियाजे जी ने चार स्तर दिए थे। ठीक है ना? उसमें पहली अवस्था थी ये, 0 से 2 वर्ष। और इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? बच्चा कुछ छू के चीज़ों को एहसास या अनुभव करने का प्रयोग करता है। ठीक है? कुछ छू के, कुछ देख के, कुछ सुन के। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये चलती है 2 से 7 वर्ष के मध्य। और इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बच्चे
क्या और कैसे या क्यों, इस तरीके के प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये होती है 7 से 11 वर्ष के मध्य, और इसमें बच्चे के अंदर साधारण एवं वर्गीकरण करने की योग्यता आ जाती है, ठीक है। और ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में ये अवस्था क्या है, 11 वर्ष से ऊपर, 11 से ऊपर की अवस्था है ये, 11 वर्ष के बाद। इसमें क्या होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक के अंदर चिंतन में पूर्णता आ जाती है, यानी समस्या समाधान की बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है। इसलिए अगर कथन के अनुसार चलें तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बाकी के कोई भी जोड़े सही नहीं है। पढ़ते हैं नेक्स्ट पर संख्या 16 की ओर। तो संख्या 16 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। वो कैसी समझ को प्रदर्शित कर रही है, अहम केंद्र चिंतन नहीं, विपर्य चिंतन बिल्कुल नहीं, प्रतीकात्मक चिंतन बिल्कुल नहीं, कारण एवं प्रभाव को प्रस्तुत कर रही है। किसको, कारण एवं प्रभाव को। उसको ये पता है कि किस कारण से, यानी धूप के कारण से जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है ना, वो जल्दी सूख जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है, बजाय डैश के। इनके अनुसार क्या था, पियाजे जी ने कहा था, पियाजे जी ने क्या कहा था कि बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होगा। कैसे, प्रकार में भिन्न होगा। जैसे वयस्क किसी अन्य प्रकार का चिंतन करेंगे, बच्चे किसी अन्य प्रकार का। लेकिन जो मात्रा होगी चिंतन की, जो मात्रा होगी वो भिन्न नहीं होगा, ठीक है ना। वो सोचेंगे उतना ही जितना वयस्क सोचेंगे। तो प्रकार और मात्रा इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। आधारभूत सहायता से छात्रियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा देना बिना स्पष्टीकरण दिए, ये तो बिल्कुल नहीं। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार, बिल्कुल नहीं। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक परिस्थितियों पर प्रश्न पूछना। देखिए, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण अगर हम दें, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले अगर भाषण दें, तो वो बच्चों के लिए आधारभूत सहायता के का एक कारण बन सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न क्या 19 के। प्रश्न क्या 19 कह रहा है वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कब, परिपक्व होने से, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों। देखिए एक बार फिर आ गया, ये सारी ही गलत है। वाइगॉत्स्की महोदय ने कितनी बार इसी प्रश्न पत्र में आपको कई बार मिल चुके हैं। इन्होंने कहा कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं बच्चे, सामाजिक अंतःक्रिया से, ठीक है ना, सामाजिक अंतःक्रिया। और ये सामाजिक अंतःक्रिया कब होगी, जब बच्चे एक दूसरे से संपर्क में होंगे। अब एक दूसरे के संपर्क से अर्थ है अगर वो वयस्कों और समवयस्कों यानी अपने बराबर से बड़े थोड़े से, अगर इनके साथ परस्पर क्रिया करेंगे, कैसा, परस्पर क्रिया करेंगे, तो वह सीखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कोहलबर्ग, यहाँ है कोहलबर्ग, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण, बिल्कुल नहीं। संवेगात्मक विकास के चरण, बिल्कुल नहीं। संज्ञानात्मक विकास के, बिल्कुल नहीं। कोहलबर्ग जी ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं, और इसके अनुसार इसमें इन्होंने कुल 3 स्तर बताए। कितने, 3 स्तर। जो उनमें से पहला है, पहला वो है, पहला कहता है पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है ना, स्तर। दूसरा जो है वो होता है परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर। और तीसरा जो होता है वो होता है उत्तर रूढ़िगत आंसर, उत्तर उत्तर रूढ़िगत स्तर, ठीक है ना, नैतिक विकास के चरण। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन संसाधन पाठ्य पुस्तक कैसे हो सकता है। बच्चे बच्चे के टीएलएम में हमको और वृद्धि करनी होगी। एक कक्षा कक्ष में जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हों, शिक्षिका बारी बारी उनके समूह में जा रही है। देखिए ये समूह चिंतन सही लग रहा है अभी तक। एक कक्षा कक्ष जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन बी कक्षा कक्ष जिसमें शिक्षिका नोट दिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने यानी रटने की प्रवृत्ति उनके अंदर जगा रही है, ये भी बिल्कुल नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होगा कि समूह में रहे और तार्किक चिंतन करें या गतिविधि में शामिल हों, और उसमें शिक्षिका जो है वो पाठ या ढांचे के रूप में कार्य करेगी, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है बुद्धि है, बुद्धि क्या है,
एक अकेला और जातीय विचार, बिल्कुल नहीं। दूसरे के अनुकरण करने की योग्यता, ये भी बिल्कुल नहीं। एक विशिष्ट योग्यता, ये भी बिल्कुल नहीं। बुद्धि क्या है? एक सामर्थ्यों का समुच्चय। क्या है? सामर्थ्यों का समुच्चय। बुद्धि को सामर्थ्यों की समुच्चय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक मानसिक क्षमता होती है और जिसके द्वारा किसी कार्य को सहजतापूर्वक किया जा सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, भाषा के विकास विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कैसा है? अमहत्वपूर्ण? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। अति संवेदनशील, बिल्कुल सही। अति संवेदनशील इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए, प्रारंभिक बचपन में ही बच्चे की भाषा का विकास होता है, इसलिए वो बहुत ही संवेदनशील हो जाएगा वो समय जो होगा प्रारंभिक बचपन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24। एक सह शिक्षा में कक्षा में लड़कों से शिक्षक ये कहता है, लड़के यानी कि कितने से बनो, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, तो जेंडर रूल लगा देता है, ठीक है ना। इसमें लड़के लड़कियों में भेदभाव के साथ साड़बद्ध की धारणा प्रकट होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न का 25 प्रश्न का 25 हमारा कह रहा है आकलन। आकलन क्या है? ठीक है ना। अब आकलन के संबंध में देखिए, बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, बिल्कुल ये सही लग रहा है। ऑप्शन बी, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव, बिल्कुल नहीं। सीखने में सुधार का एक तरीका बच्चों को लेबल करने या नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छे ढंग से ये नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बच्चों में हमको क्या करना है? प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए हम आकलन का कार्य करेंगे या करते हैं। संख्या 26। संख्या 26 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, बिल्कुल गलत। यह एक दर्शन है, बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यह अभी तक तो सही लग रहा है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर का विशेष उपहार है, बिल्कुल नहीं। यह विशेष बच्चों की आदत को बिल्कुल बदलना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समावेशन का अर्थ ये होता है समावेशी शिक्षा, और समावेशी शिक्षा से हमारा अर्थ क्या निकल रहा है? समावेशी मतलब इस कथन में समावेशी शिक्षा इसका अर्थ होता है, ठीक है। और इसका अर्थ ये है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में, यानी एक ही विद्यालय प्रणाली में उनको क्या करना है? समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना है, और वही प्रदान है, ठीक है ना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें ये देखिए टाइपिंग मिस्टेक, कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन है चर्चा में शामिल करें और जानकारी जुटाने का प्रयास करें। अभी तक तो ये सही लग रहा है। उन्हें कक्षा में अलग बिठाए, बिल्कुल नहीं। उन पर ध्यान न दे, बिल्कुल नहीं। और ऑप्शन बी, उन्हें बहुत सलिखित करना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। हमको क्या करना है? उनके बच्चों, अगर विभिन्न पृष्ठभूमि से आए हैं बच्चे, तो उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करना है और उनको कक्षा कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करना है। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अपमानजनक व्यवहार, बिल्कुल नहीं। बी को डी, वाज को सा और 21 को 12 लिखना। कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। और मनोभाव का जल्दी मोड़ शून्य। देखिए, एक्चुअली इसमें ये जो लिखा है, ठीक है, ये कुछ हद तक तो सही है, लेकिन 100% नहीं। होता क्या है इसमें, इस कथन के अनुसार होता क्या है? जो शब्दों को सही तरीके से ना समझ पाना या शब्दों को सही तरीके से ना लिख पाना, शब्दों को सही तरीके से ना समझ पाना या शब्दों को सही तरीके से ना लिख पाना अधिगम निर्योग्यता को दर्शाता है, ठीक है। तो इस कथन में भी देखिए, बी को डी, वाज को सा और 21 को 12 लिखना शुरू कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन 29 कह रहा है, एक बच्चा आंशिक रूप से देख सकता है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो उस उससे आएगी नहीं, क्योंकि वो उसके किसी काम ना। देखिए ये फिर यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, काम नहीं आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। ऑप्शन ए ये हो गया। चलते हैं ऑप्शन बी कह रहा है, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए भी नहीं होगा।
विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, यही सही लग रहा है, बिना किसी संबंध विशेष प्रावधान के नहीं। हमको क्या करना है, बच्चा अगर आंशिक रूप से देख सकता है तो उसको नियमित विद्यालय से हटाना नहीं है, उसको हमेशा नियमित विद्यालय में ही रखना है। बस उसके लिए कुछ टीएलएम बढ़ाने हैं, क्या करना है, कुछ टीएलएम यानी विशेष प्रावधान हमको बढ़ाने हैं, ठीक है। यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल कुछ और ऐड कर लो, उसको नियमित शिक्षक नियमित जो है शिक्षा दें, नियमित जो है विद्यालय में। सीखना क्या है, संवेगों को छेड़ संबंध रखता है, नहीं। सीखने वाले संवेगों से स्वतंत्र है, बिल्कुल नहीं। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, यस, ठीक है। ऑप्शन डी सीखने वाले के संवेग नहीं प्रभावित बिल्कुल करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन जैसी चीज़ है नहीं, इसलिए इसको सीधा सब जो है अर्थ निकल रहा है कि सीखना जो होता है वो होता है सीखने वाले के संवेगों को प्रभावित करना, या उसी से सीखना प्रभावित होती है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन बहुत अच्छा गया होगा और आप सभी को आनंद भी आया होगा। देखिए, अगर आप वीडियो के इस पहलू तक आ ही गए हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और जितनी भी पुरानी वीडियो हैं उन वो सारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट से आप वीडियो को देख सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स के, जैसे हिंदी हिंदी मैथ, ईवीएस और सीबीपी की तो ये अभी चली रही है, ठीक है। ये सारी वीडियोस आपको कहाँ मिल जाएंगी, हमारे स्टडी ग्रुप 96 के ही चैनल पर आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में आप जाइए और सारी की सारी वीडियोस का आनंद लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करके सीटेट में इस बार अपनी सीट को सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। मिलते हैं जल्द आपके साथ एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, इससे हम लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, शेयर भी कर दें, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।